नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। माफिया, डॉन, बाहुबली, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो अतीक अहमद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन अब वक्त की सुई कुछ इस तरह घूम चुकी है कि माफिया डॉन अतीक अहमद को मौत का डर सता रहा है। अतीक को 15 दिन के अंदर दूसरी बार गुजरात की जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस दौरान हर पल, हर क्षण अतीक अहमद मौत के डर से कांप रहा है। आपको बताएंगे कैसे जिस अतीक का खौफ गली गली में फैला रहता था, आज उसका घमंड चूर चूर हो चुका है और कानून के डंडे ने उसके डर की प्रदर्शनी लगा दी है, उसे एक जीता जागता तमाशा बना दिया है। हड़प नीति वाले चीन का कूटनीतिक इलाज जारी है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे बमवर्षक कूटनीति बनाई है जो चीन की प्रपंच वाली प्यास और विस्तारवाद वाली भूख को खत्म कर देगी। भारत और अमेरिका के जवान मिलकर घातक हथियारों और लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ये चीन के लिए कैसे डायरेक्ट चुनौती है, आपको सत्ता की खास कुंजी के जरिए ये समझाएंगे। गौमूत्र पर रहस्यमय रिसर्च आई है, चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। जिस गौमूत्र को बीमारियों के लिए रामबाण कहा जाता था, अब उसके अंदर बीमार करने वाले बैक्टीरिया होने का दावा किया जा रहा है। इस दावे के सच को समझने के लिए आज हमने एक्सपर्ट्स की मदद से सत्ता की कुंजी तैयार की है। और आज राजस्थान कांग्रेस में आए पायलट वाले तूफान को भी डिकोड करेंगे। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया, अशोक गहलोत को खरी खोटी सुनाई और पार्टी आलाकमान तक अपने बागी तेवरों का ब्रॉडकास्ट किया, जबकि पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार आज पूरी तरह सरकार पर हमला करने में व्यस्त रहा। कांग्रेस के अंदर मची इस हलचल की इनसाइड स्टोरी भी देखिएगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अतीक अहमद की। आज अतीक के चेहरे पर मौत का खौफ चर्चा में है। आज अतीक की गाड़ी पलटने वाली आशंका एक बार फिर से चर्चा में है। आज माफिया डॉन अतीक के मिट्टी में मिलने की संभावना फिर से चर्चा में है। आज अतीक अहमद खौफ से भरे उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर उसे आज से ठीक 15 दिन पहले चलना पड़ा था। आज एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आज फिर अतीक अहमद पुलिस वैन में है। एक बाहुबली जिसकी कभी यूपी के कई जिलों में तूती बोलती थी, जिसके नाम से बड़े बड़े कारोबारी थर थर कांपते थे, आज उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। आज वो मिट्टी में मिल चुका है। आज जब कानून का हंटर चलता है तो अपराध की दुनिया के बड़े बड़े आका कुछ इसी तरह अपने आखिरी दिन गिनने को मजबूर हो जाते हैं। 15 दिनों में अतीक अहमद तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। इस सफर के हर कदम पर पल पल उसे मौत का डर सता रहा है। ये डर आज उस वक्त भी दिखा जब उसे प्रयागराज ले जाने के लिए जेल से बाहर लाया गया। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे एक जमाने में गली गली खौफ बांटने वाला बाहुबली खुद खौफ में है। हत्या, अपहरण, फिरौती वसूलने वाला कैसे संगीन जुर्म का आरोपी आज अपनी जान की सलामती की भीख मांग रहा है और डर कर बार बार बोल रहा है, ये मुझे मार देंगे। मारना चाहिए। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो कि ईश्वर को भी कहा जाता है। मारना चाहिए। लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे कठोर से। जितने भी मामले हैं हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है।
ताकि फिर उसी बात पे इनकाउंटर की ही मांग करूंगी कि इनको छोड़ा ना जाए और इनका खात्मा किया जाए। जरूरी है कि अगर ये छूट जाएंगे तो फिर ये कल को किसी और को भी खत्म कर सकते हैं। तो माफिया अतीक को यूपी ला रही प्रयागराज पुलिस। राजस्थान के डूंगरपुर में इस वक्त अतीक का काफिला रुका हुआ है। अतीक के काफिले के वैन में तकनीकी खराबी आ गई है। ये खबर इस वक्त अतीक अहमद से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। जो अतीक को यूपी की प्रयागराज पुलिस लेकर आ रही थी, उसके काफिले को रोका गया है और इसकी वजह गाड़ी में खराबी बताया जा रहा है। और ये काफिला डूंगरपुर में रुका है और पिछले 1 घंटे से ये काफिला रुका हुआ है। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन, 1 घंटा हो चुका है और जब जब काफिला कहीं रुकता है, गाड़ी कहीं खराब होती है, तो कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल राहुल जी, देखिए जैसे ही अतीक अहमद के काफिले में 2 गाड़ियां, 2 प्रयागराज से प्रिजनर वैन स्पेशली भेजी गई थी उसको लाने के लिए, दूसरी गाड़ी जो थी वो तकनीकी खराबी की वजह से इस वक्त रुक गई है और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे उसका काफिला रुकता है उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। और जैसे ही आपने देखा साबरमती जेल से जैसे ही वो निकला, उसने ये डर सताया कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मुझे मारा जा सकता है, मेरे साथ साजिश की जा रही है। मतलब जो माफिया पूर्वांचल जिसके नाम से कांपा करता था, आज वो दहल गया है, आज वो कांप रहा है और अपनी जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसके काफिले की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी काफिला डूंगरपुर के एक थाने में रुका हुआ है। दूसरी गाड़ी जब ठीक हो जाएगी उसके बाद काफिला दोबारा से फिर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अभी 1 घंटे से उसका काफिला डूंगरपुर में रुका हुआ है। अतीक के दिमाग में मौत वाले डर के कई कीवर्ड्स भी इस वक्त मौजूद हैं। आज अतीक ने क्या बोला, इसको सुनिए और समझिए। अतीक ने बोला, पुलिस वालों की नीयत सही नहीं है, मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी हो सकती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि 15 दिनों के अंदर अतीक की कुंडली में अचानक फिर से खौफ वाला ये योग कैसे आ गया। आजीवन कारावास मिलने के बाद फिर से अतीक के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के खिलाफ वारंट बी जारी किया गया। इसके बाद आज यूपी पुलिस वारंट बी के साथ साबरमती जेल पहुंची। अतीक का जेल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में फिट होने के बाद गाड़ी से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को लाने के लिए जो पुलिस टीम गुजरात भेजी गई है, उसमें 2 इंस्पेक्टर के साथ 30 कांस्टेबल हैं। यूपी पुलिस के जवानों ने बॉडी कैमरा लगाया हुआ है। बायोमेट्रिक लॉक वाली वैन से अतीक को लाया जा रहा है। पुराने रूट से ही अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को राजस्थान, एमपी होते हुए यूपी लाया जा रहा है। उदयपुर, शिवपुर, झांसी होते हुए उसको प्रयागराज ले आया जाएगा। अतीक अहमद का बी वारंट 1 अप्रैल को जारी किया गया था। और इस वक्त सचिन पाटिल मेरे सहयोगी डूंगरपुर में मौजूद है, जहां पर अतीक की गाड़ी खराब हुई है। सचिन, अभी क्या स्थिति है वहां पे? सचिन, अगर आपको आवाज आ रही है तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए, अभी जो गाड़ी खराब हुई थी, जो ये प्रिजनर वैन है जो खराब हुई थी, वो यहाँ पर पुलिस थाने में पहुँच चुकी है। और ये जो प्रिजनर वैन है, ये प्रिजनर वैन अभी बिछीवाड़ा पुलिस थाने में पहुंची है और यहाँ पे उसकी रिपेयरिंग होते ही यहाँ से ये जो काफिला है वो काफिला आगे प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ये जो काफिला है वो करीबन 15 से 20 किलोमीटर पहले जो है वो बॉर्डर से पहले ख़राब हुई थी। गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, उसके बाद ये गाड़ी जो है वो अभी यहाँ पर पहुँची है। बस कुछ ही देर में हो सकता है रिपेयरिंग के बाद ये गाड़ी जो है, ये काफिला जो है वो आगे चलना शुरू हो जाए। प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि कल शाम तक ये काफिला जो है वो यूपी प्रयागराज पहुंचेगा। इसमें काफ़ी समय लग सकता है, अगर ज़्यादा देरी हुई तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस की भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ये गाड़ी ठीक हो और फिर उनका काफिला आगे की तरफ बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और अब रुख एक दूसरी खबर का कर लेते हैं। चीन की दहशत और टेंशन की क्रोनोलॉजी को अब आप समझिए। इस क्रोनोलॉजी को हम आपको समझाएं, लेकिन उससे पहले एक शब्द की तरफ हम आपको लेकर चल देते हैं और वो है एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास।
युद्धाभ्यास की जिसका शोर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों तक इस वक्त सुनाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते विवाद के बीच भारत अमेरिका की वायुसेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसकी लोकेशन हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन दहशत और टेंशन चीन और पाकिस्तान में है। चीन की परेशानी की वजह है एक्शन की टाइमिंग, जिसे आप कुछ तरह इस तरीके से समझ सकते हैं। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मौजूद हैं, सुई की नोक के बराबर भी जमीन किसी को नहीं देंगे का वो ऐलान कर चुके हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में 2 सुपर पावर मुल्क भारत और अमेरिका आसमान में बाहुबल दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह कि अमेरिकी सेना अपने सबसे आधुनिक विध्वंसक विमानों से भी लैस है। ये कूटनीति का बम वर्षक ट्रेलर है। आपको बता दें, यह अभ्यास पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और यूपी के आगरा एयरबेस पर हो रहा है। इस वॉर ड्रिल का नाम कोप इंडिया 23 दिया गया है। यहाँ भारत और अमेरिका दोनों की वायुसेना के जवान दम दिखा रहे हैं। चीन में दहशत इसीलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका की सेना घातक लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रही है। पहले फेज के युद्धाभ्यास में एयर मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर फोकस रहेगा। इसको लेकर परिवहन विमान C-130J और C-17 एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे। अमेरिका की वायुसेना MC-130J एयरक्राफ्ट भी तैनात रहेगी। भारत अमेरिका की वायुसेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आखिरी बार 2019 में हुई थी। कोरोना की वजह से 4 साल बाद ये युद्धाभ्यास हो रहा है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दोनों सेनाओं को लैस करना है। पहले फेज के युद्धाभ्यास में एयर मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर फोकस रहेगा। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए, जब परमाणु हथियारों से लैस 2 सुपर पावर मुल्कों के जवान मिलते हैं तो कैसे दुश्मन कैंप में घबराहट हो जाती है। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। एक्सरसाइज इसलिए होती हैं ताकि एक दूसरे के की हम को से कुछ सीखें, मतलब उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो सीखें, उनसे हम सीखें। हमारे ग्राउंड प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, फ्लाइंग प्रोसीजर्स। चाइना के साथ में जो हमारा टेंशन चल रही है वो ईस्ट में ही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सब ईस्टर्न एयर कमांड एंड सेंट्रल कमांड का भी आता है, पर क्वेश्चन ये है ईस्टर्न कमांड का मेन महत्व है। इस एरिया में सारी की सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो एक इमेजिनरी एनिमी बना के करते हैं, वो एक्चुअली सबके मन में बना हुआ है चाइना, और ये मैसेज चाइना को जा रहा है। अब चीन की दहशत और टेंशन की क्रोनोलॉजी को समझिए। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पुराना है। भारत के सख्त संकेत के बावजूद चीन अपनी हड़प नीति पर ही काम कर रहा है, यानी जमीन हड़पने की फिराक में है। पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह कल अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे तो वहां कदम रखते ही उन्होंने संकेत दे दिए कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं लेने देंगे। इसके बाद से चीन तिलमिलाया हुआ है। इसी तिलमिलाहट और छटपटाहट के बीच अमेरिका के बमवर्षक विमानों के साथ भारतीय वायुसेना का अभ्यास चीन को कूटनीतिक स्ट्राइक का एहसास दिला रहा है। इस क्षेत्र में आपको इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले तमाम आसमानी फाइटर्स मिलवाते हैं, जिसकी वजह से जिनपिंग थोड़े चिंतित हैं। इस अभ्यास में भारत के वायुवीरों की बात करें तो सुखोई MKI जो भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन का लड़ाकू विमान है, इसके अलावा राफेल भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। LCA तेजस IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट। वहीं अमेरिका के लड़ाकू विमानों की बात करें तो लड़ाकू जेट विमान F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू जेट विमान F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस सप्ताह के अंत तक B-1 बमवर्षक विमान भी युद्ध अभ्यास में शामिल हो जाएंगे।
और सत्ता में अब बात गोमूत्र की, जिसके बारे में सिर्फ धार्मिक आस्था रखने वाले ही नहीं बल्कि बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं कि ये गुणकारी होता है, इसमें औषधीय गुण होते हैं। लेकिन आज IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की ओर से चौंकाने वाले दावे किए गए। देश के करोड़ों लोगों के लिए अब गोमूत्र रहस्यमयी बन गया है। तमाम तरीके से के सवाल उठने लगे हैं, नई बहस शुरू हो गई है। IVRI ने गोमूत्र पर की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने की है, जिसमें कहा गया है कि गोमूत्र पीने से इंसान बीमार हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोमूत्र में इंसान को बीमार करने वाले 14 तरीके के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। यह भी कहा गया कि स्वस्थ गायों के मूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया एशेरिशिया कोलाई ये पाया जाता है, जिसके पीने से इंसान के पेट में संक्रमण भी हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गाय की तुलना में भैंस के मूत्र में कम बैक्टीरिया होते हैं। गाय, भैंस और इंसानों के 73 यूरिन सैंपल्स पर गहरा रिसर्च किया गया। जो नतीजे आए उनका विश्लेषण किया गया, जिसके बाद यह रिपोर्ट जारी की गई और हैरान करने वाले दावे किए गए। सवाल गोमूत्र का है, सवाल न्यूज मित्रों की सेहत का है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का है, क्योंकि गोमूत्र के लाभकारी होने पर सिर्फ डॉक्टर्स की मोहर नहीं रही है, बल्कि सरकार का आयुष मंत्रालय भी इसे सेहत के लिए अच्छा बताता रहा है। लेकिन IVRI की रिसर्च के बाद गोमूत्र के फायदे नुकसान का समीकरण उल्टा पुल्टा हो गया है। लिहाजा सत्ता में हमने तमाम एक्सपर्ट्स की मदद से एक न्यूज रील तैयार की। इस शोध में कुल मिलाकर 41 गौमूत्र नमूनों की जांच की और उसमें हमने पाया कि ज़्यादातर गौमूत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं। सैंपल्स अलग अलग तरह की गायों के लिए, उन 73 सैंपल्स के अंदर उन्होंने जाके देखा कि 15-16 प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो हो रहे हैं। जब उसके अंदर वो हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो यूजफुल है। देसी में हमें थरपारकर और साहिवाल इन दोनों गायों के मूत्र में अच्छा असर मिला, पर जो वृंदावनी गाय है उसमें बहुत कम था। उसके जो जीवाणुनाशक गुणवत्ता थी बहुत कम है। गोमूत्र का हमारी आयुर्वेद की दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि गौ जो हो वो देसी गाय हो और वो अच्छा चारा खाती हो, उसका खाना पीना ठीक हो। 41 गाय जब हमने टेस्ट की, उनमें से 5 गाय ऐसी भी मिली जिनका मूत्र बार बार लिया पर उनके मूत्र में कोई जीवाणु नहीं था। तो अगर हम ऐसी गाय आइडेंटिफाई कर लें टेस्ट करा के, तो या तो उनका यूज करें। गाय कभी भी हानिकार नहीं हो सकती, हाँ इससे कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और गोमूत्र के प्रयोग से अनेक रोगों को हमने यहाँ ठीक किया और इससे एक भ्रामक स्थिति बनती है। जिन लोगों को मान्यता और विश्वास है ठीक होता है कि गाय के कई गोमूत्र सीधे लेने पर उनको लगता है कि नुकसानदायक, तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि अर्क बना करके अर्क लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस रिसर्च का शुरुआती संकेत ये कि मनुष्यों के लिए गोमूत्र की सिफारिश नहीं की जा सकती। हालांकि अभी ये रिसर्च पूरी नहीं हुई है। इसके अगले चरण में डिस्टिल्ड गोमूत्र की भी गहराई से पड़ताल हो रही है। इसे लेकर अभी तमाम वैज्ञानिक और एक्सपर्ट भी एकमत नहीं है। दूसरी तरफ गोमूत्र धड़ल्ले से बिक रहा है और कई सप्लायर तो इसे FSSAI के ट्रेडमार्क के बगैर ही बेच रहे हैं। इसकी बिक्री और खपत पर कोई नियंत्रण नहीं है और गोमूत्र से जुड़ा सांस्कृतिक पक्ष अब भी अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम है कि गोमूत्र से स्वास्थ्य को लाभ होता है। अब गोमूत्र पर फैले कंफ्यूजन को लेकर स्पष्टता की बेहद सख्त जरूरत है। सत्ता में अब बात अनशन, टेंशन और विरोध की उस राजनीति की जिसमें निशाना भ्रष्टाचार है, लेकिन निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार दूसरे दिन खबरों में है। कल उन्होंने ऐलान किया था कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर
वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे और आज उनका वन डे धरना शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। सचिन पायलट के धरने के लिए एक छोटा सा मंच बना जिस पर सचिन पायलट अकेले बैठे थे, उनके समर्थक उस मंच से नीचे बैठे थे। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों से धरने में नहीं आने की अपील की थी, इसलिए समर्थक विधायक नहीं पहुंचे। इससे यह भी क्लियर नहीं हो रहा कि किसके साथ कितने विधायक हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह देखने के लिए मिली कि सचिन पायलट ने अपने धरने में कांग्रेस से जुड़ी किसी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया। उनके मंच पर महात्मा गांधी की तो तस्वीर थी, लेकिन ना हाथ का सिंबल था, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तस्वीर थी। मंच की तस्वीरों से कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस सब के बीच राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया कि आज की घटना पर अब वो हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। अब इस रिपोर्ट में क्या होगा, इसे कल के लिए कांग्रेस के उस बयान से समझना चाहिए जिसमें पार्टी ने कहा था कि सचिन पायलट का धरना पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है और ये एक पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर सचिन पायलट को सरकार से कोई समस्या है तो वो पार्टी फोरम पर बात करें। यानी एक तरीके से पार्टी ने ये क्लियर कर दिया कि वो इस मामले में अशोक गहलोत के साथ है। अब सवाल है कि जब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं और पार्टी उसे गलत कह रही है तो सचिन पायलट ये कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह वसुंधरा और गहलोत के बीच सत्ता के कथित गठजोड़ को उजागर करना। दूसरी वजह हाईकमान को यह संदेश देना कि अगर उन्हें किया गया उनका वादा पूरा नहीं होगा तो वो अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। इन दो बातों के अलावा बड़ा सवाल यह भी कि जब पार्टी हाईकमान सचिन पायलट का समर्थन नहीं कर रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर सचिन पायलट किसकी शय पर गहलोत को टारगेट कर रहे हैं? क्या सचिन पायलट ने वाकई आगे की ठोस रणनीति तय कर ली है या फिर वो अपने इस एक दिवसीय अनशन से सिर्फ अपनी शक्ति का अंदाजा लगा रहे हैं? इस सब के बीच आज अशोक गहलोत अपनी चुनावी तैयारियों को और धार देते हुए दिखाई दिए और महंगाई राहत कैंप का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की ओर से लगातार अशोक गहलोत की तारीफ की जा रही है। संकेतों को समझें तो राजस्थान में कांग्रेस कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली, जबकि सचिन पायलट अपना हमला तेज करते जा रहे हैं। आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। राजस्थान में इसी साल चुनाव है। कांग्रेस के लिए राजस्थान जीतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास बहुत कम राज्य बचे हैं। ऐसे में राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण राज्य हाथ से निकल गया तो पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेंगी और चुनाव से पहले इस तरीके का राजनीतिक गृह कलेश कांग्रेस की सियासी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखना यह भी होगा कि सचिन पायलट अगर इसी तरह लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हैं तो क्या पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? तो राजस्थान कांग्रेस में भले ही गृह कलेश मचा हो, लेकिन मोदी सरकार पर हमले में पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लंबे समय के बाद इस बार हमले के कमान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाली है और मोदी सरकार पर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया है। एक समाचार पत्र में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने जिन 5 बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, उनके कीवर्ड्स हम आपको बता देते हैं और वो हैं विपक्ष, जांच एजेंसी, न्यायपालिका की विश्वसनीयता, महंगाई, बेरोजगारी और मीडिया की स्वतंत्रता। सोनिया गांधी का आज का लेख काफी नुकीला और धारदार था। इसमें सोनिया गांधी ने जांच एजेंसियों के मुद्दे पर सरकार को सबसे ज्यादा घेरा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा, सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 95% से ज्यादा राजनीतिक मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं उन पर लगे सभी आरोप अचानक से गायब हो गए हैं। आगे इस लेख में वो लिखती हैं कि विपक्ष को संसद में सवाल पूछने से रोका जा रहा है। विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, बजट, अडानी स्कैम और धार्मिक विभाजन जैसे मामलों को उठाने से रोका गया। सोनिया गांधी ने बिना राहुल गांधी का जिक्र किए लिखा कि पिछले कुछ समय से हमने देखा कि सरकार ने संसद की कार्यवाही से भाषणों के अंश हटाने, संसद सदस्यों पर हमला करने और बहुत तेज गति से उन्हें सदस्यता से अयोग्य ठहराने जैसे कदम उठाए हैं। सोनिया गांधी ने सरकार बनाम न्यायपालिका के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और लिखा
कि सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने में लगी है। आने वाले दिन काफी अहम हैं। कांग्रेस पार्टी समान विचारों वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर कोशिश करेगी। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर हर दिन हमले होते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का यह हमला खास है क्योंकि एक तो वो कम बोलती हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी नेता भी हैं। ऐसे में सरकार की ओर से भी सोनिया गांधी के खिलाफ जोरदार रिएक्शन देखने को मिला। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा कि इमरजेंसी लगाने वाला लोकतंत्र पर अब लेक्चर दे रहे हैं। चार बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने डिज्नी प्रिंस राहुल गांधी की लॉन्चिंग की असफलता के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी भ्रम पैदा करने के लिए सामने आई। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर जिस तरह से निरंतर हमले हो रहे हैं वो पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और भुगत भी रहा है। सोनिया जी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वस्तु स्थिति तो यही है, सरकारी जो संस्थाएं हैं और खास करके तो लोगों को परेशान करने वाली संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, बेशर्मी के साथ उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये लोकतंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है। भारत आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है और एक माता जी की जो परेशानी है वो देश के लोगों की लिए अहम नहीं रखती है, वो अहम मुद्दा नहीं है। जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है, सबसे अनुभवी पार्टी है, वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं उनको माकूल जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो सरकार पर सोनिया गांधी के हमले में तीखापन था, तो वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने वायनाड में आज सरकार पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस देश को सिर्फ 4-5 लोग चला रहे हैं वहां कोई रहना नहीं चाहता। सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में क्या कहा। The people of Wayanad and the people of India want to live in a country which is free. They want to live in a country where their child is allowed to learn and understand anything he chooses. A farmer who is not wealthy wants to live in a country where he can imagine his son being a successful engineer or a successful businessman. No one in this country wants to live in a country where 4 or 5 people own the entire country. Yet, it is also a very emotional visit that my brother and I are making to Wayanad. Yesterday, I was packing up his furniture from his house. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me, I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. तो आज सत्ता के गलियारों में एक डायलॉग गूंज रहा है, आज खुश तो बहुत हो गया। यहाँ आप शब्द पर हमारा विशेष जोर है क्योंकि आपका राजनीतिक वजन बढ़ गया है। अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय होने का सिग्नल मिल जाए तो जाहिर है जश्न तो बनता है। आज आम आदमी पार्टी में मल्टी लेवल जश्न हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर खुशियां और राजनीतिक जोश है। चुनाव आयोग ने लगभग 24 घंटे पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बताया और साथ ही टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई भूतपूर्व राष्ट्रीय दल हो गए।
यानी इन पार्टियों का वजन इतना कम हो गया कि ये क्षेत्रीय हो गई। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को चुनाव आयोग के इस फैसले का इंतजार भले ही ना रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका इंतजार 4 महीनों से था। 8 दिसंबर 2022 वो दिन था जब गुजरात चुनाव के नतीजे आए थे। उसी दिन से आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। मात्र 10 साल पुरानी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन यही था, ये तो चमत्कार है। सोमवार देर शाम आए इस फैसले पर। कल तो पार्टी ने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन आज दिल्ली में मंच सजा और पार्टी के बड़े नेता पहुंचने लगे। अरविंद केजरीवाल का गुणगान होने लगा और अब अगले लक्ष्य की बातें भी हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने और इसके अगले के जो सत्ता की डिटेल है वो कुंजी आपको समझाऊं, उससे पहले एक छोटी सी रील देखिए और समझिए कि अरविंद केजरीवाल इस राजनीतिक चमत्कार को नमस्कार क्यों कर रहे हैं और इस चमत्कार से आम आदमी पार्टी के अंदर उत्साह की कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। और पिछले साल की एक तस्वीर आपको याद होगी। एक शख्स ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे चूहे की मौत हो गई थी। अब यह खबर फिर से चर्चा में है क्योंकि यूपी के बदायूं में पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। चूहे की मौत होने पर पशु प्रेमी ने केस दर्ज कराया था। अब कोर्ट में केस चलेगा। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पशु क्रूरता की बातें सामने आई हैं। वकील से सुनिए क्या दिलचस्प कानून है और क्या आरोप लगाए गए। स्पष्ट करूंगा, जो धाराएं लिखी गई हैं आरोप पत्र में वो भारतीय दंड विधान की धारा 429 लिखी गई है और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 का उल्लेख किया गया। अब आईपीसी की 429 में तो स्पेसिफिक वो जानवर लिखे गए हैं जिनके विरुद्ध ये धारा एट्रैक्ट होगी। उसमें गाय है, सांड है, हाथी है और आखिर में उन्होंने ये लिख दिया है कि वो कोई जानवर जिसका मूल्य 50 रुपए से कम ना हो। ऐसे ही पशु क्रूरता अधिनियम की जो धारा है उसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि वो जानवर पालतू है। तो आपके घर में अगर चूहे हो तो थोड़ा ध्यान से। बहरहाल सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। इस रिमाइंडर के साथ कि सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।